प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था विशेषण के 3 भेदों के बारे में। इस कक्षा में पढ़ेंगे हम विशेषण के चौथे भेद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण को पढ़ने से पहले हमने जो 3 भेद पढ़े थे एक बार पुनः उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में कि विशेषण किसे कहा जाता है और विशेष्य किसे कहा जाता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, तथा ये विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था विशेषण के 4 भेदों के बारे में। सबसे पहले पढ़ा था हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, स्थिति, काल, आकार, स्पर्श, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण के बारे में। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर हमने संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मात्रा के बारे में हमने पढ़ा था किसी पदार्थ के नापतोल या उसके वजन। अब पदार्थ की मात्रा या वस्तु के नापतोल के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद पढ़े थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं विशेषण का चौथा भेद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। यानी जब कोई सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो एवं वह सांकेतिक पदार्थ उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो वहां उसे सर्वनाम नहीं मानकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। यानी जब कोई सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो एवं वह सांकेतिक पदार्थ उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो वहां उसे सर्वनाम नहीं मानकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। जैसे वह चाय बना रही है, वह चाय बना रही है। वह शब्द सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह शब्द किसी स्त्री, महिला या लड़की की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन वह सांकेतिक व्यक्ति उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद नहीं लिखा होने के कारण यहाँ इसे पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रेखांकित पद व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या जो भी है, तो यहाँ यह पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, वह लड़की चाय बना रही है। वह लड़की चाय बना रही है। वह शब्द किसी लड़की, महिला या औरत की तरफ संकेत कर रहा है एवं जिसकी तरफ यह शब्द संकेत कर रहा है वह सांकेतिक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद लिखा हुआ होने के कारण यहाँ वह शब्द को संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। रेखांकित कर दिया इस पद को और बताइए व्याकरणिक दृष्टि से ये क्या है। तो यहाँ इसे क्या माना जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बच्चा रो रहा है। अगला वाक्य है, कोई बच्चा रो रहा है और इसी पद को रेखांकित करके दे दिया कि वाक्य में रेखांकित पद है वो व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। तो ये शब्द है, ये बच्चे की तरफ संकेत कर रहा है। संकेत तो ये भी कर रहा है किसी रोने वाले की तरफ, कौन रो रहा है, लेकिन यहाँ जो रो रहा है उसको यहाँ इसकी शब्द के तुरंत बाद नहीं दिया, इसलिए यहाँ इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और यहाँ कोई बच्चा रो रहा है, रोने वाले को सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद दिया है, इसलिए यहाँ इस शब्द को
सर्वनाम शब्द नहीं मानकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं, कौन आया है। कौन आया है यानी आने वाले की तरफ से इशारा हो रहा है कि कोई व्यक्ति आया है, लेकिन जो आया है वो यहाँ दिया नहीं है। यहाँ नहीं देने के कारण इस शब्द में या इस पद में प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन व्यक्ति आया है। कौन व्यक्ति आया है यानी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद किसी व्यक्ति, वस्तु या सांकेतिक पदार्थ की तरफ इशारा किया गया है, तो यहाँ इसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं कि जो परिश्रम से पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। जो परिश्रम से पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। और अगला वाक्य है, जो अभ्यर्थी परिश्रम से पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। तो ऊपर वाले वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। और नीचे वाले वाक्य में जो शब्द है वो अभ्यर्थी की तरफ संकेत कर रहा है। ये जो शब्द भी पढ़ने वालों की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम या उस व्यक्ति को यहाँ नहीं दिया, इस वजह से इसको संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और यहाँ जो पढ़ते हैं या जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ से संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये हो गए विशेषण के 4 भेद। इनके अलावा भी कुछ विद्वानों ने विशेषण के 2 भेद और स्वीकार किए हैं। एक व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा भिन्नतावाचक विशेषण। तो उनके बारे में देखते हैं। विशेषण के अन्य भेद। कुछ विद्वानों ने विशेषण के 2 भेद और स्वीकार किए हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण। नंबर 1 व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के उत्पादन स्थल या किसी स्थान विशेष को या किसी जानवर की नस्ल को प्रकट करते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष या किसी वस्तु के उत्पादन स्थल यानी वस्तु की कंपनी के नाम को या फिर किसी जानवर की नस्ल का बोध कराते हैं, उन शब्दों में व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। यदि कोई विशेषण शब्द किसी वस्तु के उत्पादन स्थल यानी कंपनी, किसी स्थान विशेष या किसी जानवर की नस्ल, किसी जानवर की
नस्ल को प्रकट करते हैं। उनमें व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के उत्पादन स्थल यानी वस्तु की कंपनी का नाम या किसी स्थान विशेष का नाम हो या किसी जानवर की नस्ल को प्रकट करते हो तो उन शब्दों में व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे स्थान विशेष, उत्पादन स्थल यानी कंपनी का नाम, जानवर की नस्ल। जैसे जयपुरी साड़ी, उषा का पंखा, जानवर की नस्ल जैसे मुर्रा भैंस, चोकला भेड़, राठी गाय, HMT घड़ी, रिक्टा मशीन, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजाई, जयपुर की रजाइयाँ प्रसिद्ध है तो जयपुर की रजाई, बीकानेर के भुजिया प्रसिद्ध है तो बीकानेरी भुजिया, साड़ियाँ बनारस की प्रसिद्ध है तो बनारस की साड़ी। यानी ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के उत्पादन स्थल या किसी स्थान विशेष को या किसी जानवर की नस्ल को प्रकट करते हैं उन शब्दों में व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण का ही भेद माना जाता है। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का ही भेद माना जाता है। ये विशेषण शब्द मूलतः गुणवाचक विशेषण में ही शामिल किए जाते हैं। ये विशेषण शब्द या व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का ही व्यक्तिवाचक विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण का ही भेद माना जाता है। दूसरा भेद है भिन्नतावाचक विशेषण यानी भिन्नतावाचक विशेषण। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जैसे प्रत्येक, हर एक, अनेक इत्यादि शब्दों में प्रत्येक, हर एक, अनेक इत्यादि शब्दों में भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे गांव का,
प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक मेहनती होता है। पद को रेखांकित करके दे दिया और वाक्य में पूछ लिया कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हो, संख्यावाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण, तो इस वाक्य में पहले भिन्नतावाचक विशेषण माना जाएगा। ये विशेषण है वो संख्यावाचक विशेषण का ही भेद है। भिन्नतावाचक विशेषण मूल रूप से संख्यावाचक विशेषण का ही भेद माना जाता है। संख्यावाचक विशेषण का भेद। व्यक्तिवाचक विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण का भेद माना जाता है और भिन्नतावाचक विशेषण है वो संख्यावाचक विशेषण का भेद माना जाता है। दूसरा उदाहरण और देखिए, हर एक छात्र को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हर एक छात्र को कठिन परिश्रम करना चाहिए। रेखांकित पद में विशेषण का भेद पूछे तो भिन्नतावाचक, अगर ऑप्शन में या विकल्पों में भिन्नतावाचक नहीं है तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। ये हो गए अपने विशेषण के 4 भेद। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।